हेलो दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने जो आज नया टॉपिक है जो अपना वर्ड विचार, जो उसका पार्ट 1 में पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ और आज उसका जो पार्ट 2 है। कल हम वर्ण विचार के अंतर्गत जैसे मान लो हमने भाषा के मध्य डिस्कस किया था, फिर वर्ण विचार को पढ़ा था। इसके मध्य हमने जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में हम कल पढ़ रहे थे और आज हम उसके बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करके फिर आगे व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हो गए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलरली देखते रहिए। बस समय का ध्यान रखिएगा। मैं आपका 10 या 15 या 20 मिनट लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम भी नहीं लूँगा। बट एक आपको 10, 15, 20 मिनट हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलर देखना पड़ेगा। बस इससे अधिक मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। इसमें अगर आपको हमारी जो वीडियो वो लाइव अच्छी लगे, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित कर रखा है, चाहे आपने पुलिस का कर रखा हो, चाहे आर्मी का, या फिर आपने किसी शिक्षा बनने का जो लक्ष्य आपने हासिल कर रखा है, रख रखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा प्रयास कीजिए। और उस लक्ष्य को पाने के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है रेगुलर तैयारी। हमारी लगातार तैयारी, लगातार अध्ययन करते रहिए, एक दिन आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। और अपने समय को अपने सही कार्यों में व्यतीत कीजिए। और आपने अगर किसी चीज़ के प्रति ये लक्ष्य बना रखा है तो आपका जो प्रेम है, आपका जो प्यार है, केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, हमारे जीवन से कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं, एक हमारे माता पिता की और परिवार की, रिश्तेदारों की, हमारे समाज की और हमारे देश की। काफ़ी सारी उम्मीदें लोग बाग हमसे लगा के बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उन उम्मीदों पर कायम रहते हुए, खड़े उतरते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश लगा दो, जी जान लगा दो। क्योंकि जीते तो हर कोई है, जीना हर किसी को आता है। इस देश में जानवर भी जीते हैं और इंसान भी जीते हैं, पर इंसान और जानवरों के मध्य में अंतर क्या होता है, उस अंतर को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमने इंसान का जन्म लिया है तो हमको इस देश और दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो ठीक है दोस्तों, रेगुलर तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और पूरा ध्यान के साथ आपको पढ़ना है। क्योंकि मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो ज्ञान है वो सृष्टि का सबसे अमूल्य धन है। इसको हमको ये कहीं से भी मिले, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। आता तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन फ्री में कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक थोड़ा बहुत जो माता रानी ने, सरस्वती माता ने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है, उसको मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए, नजरें आप जमा रखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, हम भाषा पढ़ रहे हैं हिंदी। भाषा हिंदी के अंतर्गत मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। तो भाषा हिंदी के अंतर्गत देखो, ये हमारी मातृभाषा कहलाती है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले इस भाषा को हम माँ से सुनते हैं, वो भाषा है हमारी हिंदी। इसलिए इस भाषा को हम मातृभाषा भी कहते हैं, इसको हम मातृभाषा भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि भाषा का निर्माण कहाँ से होता है, भाषा किससे बनती है। तो भाषा का निर्माण होता है भाषा का निर्माण होता है वाक्यों से। किससे होता है मित्रों? वाक्यों से, है ना। भाषा का निर्माण वाक्यों से, और वाक्य बनते हैं एक अनुच्छेद से। किससे बनते हैं? अनुच्छेद से। और जो अनुच्छेद होता है वो किससे बनता है? एक शब्दों से मिलकर बना होता है, और जो शब्द होते हैं वो ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं, और ध्वनि होती है वो हमारे वर्णों से मिलकर बने होते हैं। बस ये हमारे भाषा की सार्थक इकाई होती है कि सबसे छोटी इकाई वर्ण, फिर ध्वनि, फिर शब्द, फिर अनुच्छेद, फिर वाक्य, तो फिर बनती है हमारी भाषा। ठीक है मित्रों, हमको इतना ही इसमें याद रखना है। आगे चलते हैं। ये तो हमारी भाषा हो गई और इसको हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का दर्जा इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, बचपन से जब माँ के गर्भ से जन्म लिया है, उसी दिन से हमने अगर सीखा है तो ये भाषा को सीखा है, इसलिए हम मातृभाषा इसको कहते हैं। और एक और इसके बारे में एक और मेरा कथन ये है कि ये जो भाषा होती है, भाषा कहते किसे हैं? हमारे विचारों को आदान प्रदान करने की जो तकनीक होती है, जो कला होती है, उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ और आप मेरी भाषा को समझ रहे हो, या मेरे विचारों को आप जिसके माध्यम से समझ रहे हो, वही हमारी क्या कहलाती है? भाषा। तो ठीक है, फिर हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण मैंने बताया थे, वर्ण अपने 44 होते हैं। 44 होते हैं। तो देखो, वर्णों के अंतर्गत 2 होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है अपना, एक होता है अपना स्वर और दूसरा होता है अपना व्यंजन। दोस्तों, मैंने स्वर 11 बताए थे और बाकी के 33 मैंने कितने बताए, क्या बताए थे? अपने व्यंजन।
स्वर हमारे कितने होते हैं 11 और व्यंजन हमारे कितने होते हैं 33। स्वर मैंने दो प्रकार के बताए थे आपको, एक था अपना ह्रस्व स्वर और एक था अपना दीर्घ स्वर। देखो मित्रों ये मैं जो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पर जिन दोस्तों ने जो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उसको आप एक बार जरूर देखना, तभी आप इन चीज़ों को थोड़ा समझ पाओगे। तो देखो ह्रस्व स्वर होते हैं और एक हमारे होते हैं, तो ये तो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर होते हैं वो 7 होते हैं और ह्रस्व स्वर होते हैं अपने 4। तो 7 और 4 मिलाकर कितना हो जाता है 11 हो जाता है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनमें एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर होते हैं उनमें 2 मात्रा का समय लगता है। ये आप बहुत अच्छी तरह से और बहुत पहले से भी जानते होंगे, पर मैं चाहता हूँ कुछ मेरे जो सहपाठी हैं, जो मित्र हैं, वो इन चीज़ों के थोड़ा अवगत नहीं हो पाते हैं, तो ये चीज़ बताना हमारे लिए जरूरी होता है। और अगर आपको नहीं आती तो आप इनको समझिए। इसके बारे में आता है, देखो मित्रों एक और स्वर आता है जैसे मान लो दीर्घ स्वर है, जैसे मान लो मैं आपको बता रहा था अपना दीर्घ स्वर है, जैसे दीर्घ स्वर। अब इसको दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक ही वर्ण होता है, उसमें किसी वर्ण का मेल नहीं होता है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं ना उनमें 2 वर्णों का मेल होता है। कौन कौन से? देखो जैसे मान लो मैंने कहा ए प्लस ए बराबर बनता है अपना बड़ा वाला आ, तो ये स्वर हमारा कौन सा होता है? ये स्वर हमारा दीर्घ स्वर होता है। इसी क्रम में अगर आगे लूं तो जैसे मान लो छोटी ए प्लस ई बराबर बनती है अपनी बड़ी ई, ठीक है ना। और छोटा ओ प्लस बड़ा छोटा ओ बराबर बनता है अपना बड़ा वाला ओ। तो देख लो आप सभी मित्रों को देखना यहाँ पर होगा। तो देखो ये मैंने क्या कर रखा है आपके लिए, समझ में आ रहा होगा कि देखो छोटा ए और छोटा ए से तो हमारा आ का निर्माण हुआ है, और छोटी ई और छोटी ई से हमारा बड़ी ई का निर्माण हुआ है, और छोटा ऊ और छोटा ऊ से हमारा बड़ा ऊ का निर्माण हुआ है। तो ये दीर्घ स्वर होते हैं क्योंकि 2 या 2 से अधिक दो वर्णों से मिलकर इनका क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ये देखो 2 वर्णों से इनका निर्माण हो रहा है, इसलिए इनको हम कौन से स्वर बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये दीर्घ स्वर होते हैं, आप समझ रहे हैं। ए आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया। आपसे पूछ लेगा बताओ ये कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखो मित्रों एक और होता है अपना, नाम उसको कहते हैं संयुक्त स्वर। उसको हम कौन सा स्वर बोलते हैं? संयुक्त स्वर। जो संयुक्त स्वर होते हैं वो क्या करते हैं? अनेक स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो देखो जैसे संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे मान लो चलो मैंने कहा ए प्लस ए के साथ मान लो चलो मैंने जोड़ दिया ए, बराबर बन जाता है अपना ए। क्या बन जाता है मित्रों? ए और ए के साथ जब मैंने इसको जोड़ दूंगा ए और दोबारा में संयुक्त स्वर। संयुक्त मतलब होता है संयुक्त, अनेक मिलना। ह्रस्व स्वर में एक स्वर मिल आता है, दीर्घ स्वर में 2 मिल रहे थे, यहाँ पर संयुक्त स्वर मिलेंगे। संयुक्त का मतलब स्वर है कि दीर्घ स्वर भी इसके अंतर्गत मिलेंगे। तो देखो जैसे मैंने कहा ए प्लस ई बराबर हो जाएगा अपना ए प्लस ई बराबर हो जाएगा अपना ए। अगर इसी तरह से मैं ए प्लस ऊ जोड़ दूं तो बराबर हो जाएगा अपना। तो ये हमारे कैसे स्वर होते हैं? इनको हम संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब देखो आ प्लस ओ बराबर हो जाएगा अपना औ। आ और ओ के साथ मिलकर हमारा कौन सा वर्ण बन गया? औ बन गया, है ना। और आ प्लस ए बराबर हो जाएगा हमारा आई। तो देखना मित्रों, अब इसको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? रटना नहीं है, ना मुझे रटना ना आपको रटना है, केवल हमको इसको समझना है। क्योंकि रटोगे तो रटन विद्या कभी ना फलंतु, ये बहुत कम समय तक रहती है। तो संयुक्त सभी से युक्त हो जाना, सभी से हट जाना। तो देखो एक पढ़ाया था मैंने आपको, पढ़ा था ह्रस्व, एक पढ़ाया था मैंने दीर्घ, और एक पढ़ा रहा हूं मैं अब संयुक्त। तो देखो मित्रों ह्रस्व में केवल एक वर्ण आ रहा था और दीर्घ में 2 वर्ण आ रहे हैं, एक वर्ण और यहाँ पर मिला थे 2 वर्ण। संयुक्त मतलब सभी वर्ण आ जाएंगे इसमें। तो देखो यहाँ पर देखो आ हमारा दीर्घ वर्ण है और ओ भी हमारा दीर्घ वर्ण हो रहे हैं, बराबर मिलकर क्या बन गया औ। तो ह्रस्व दीर्घ सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने जो संयुक्त स्वर आपके सामने लिखे हैं, ये भी कभी कभी वो ओटी वाले क्वेश्चन जैसे देता है तो उसमें पूछ लेगा आपके लिए
कि भैया संयुक्त स्वर कौन सा है, इनमें से लिखो, ए, ई, उ या ओ। वैसा भी पूछ लेगा तो रटना नहीं है, आपको पता है औ है, आ और ओ से मिलकर। जब नेक्स्ट आगे अपन संधियों को पढ़ेंगे ना, तब इनके बारे में मैं पूरी डिटेल से आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलर देखते रहिए। देखो मित्रों, आप कभी ये ना समझे हम कमजोर हैं, कमजोर कोई नहीं होता और इंटेलिजेंट भी कोई नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति की भावनाएं और जिस व्यक्ति की इच्छाएं कमजोर हो जाती है ना, तो वही कमजोर कहलाने लगता है। और जिसने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति सोच ली, तो वही व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट बन जाता है। आपने कभी देखो, पानी होता है, पानी को कोई दिखाता है कि भाई तुम इस रास्ते से चलो, ऑटोमेटिकली पानी खुद का रास्ता चुन लेता है और अंत में जाके समुद्र में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो ऐसा ही एक इंसान होता है, इंसान को भी कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, आप अपने मन से सोचो और मन से करो, क्योंकि अपना खुद का साथी अपने अलावा कोई नहीं होता दुनिया में। इसलिए जो खुद करोगे, खुद सोचोगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखो, इसी क्रम में आगे बताता हूं मैं। सबसे पहले आते हैं तो देखो जिह्वा, एक इसमें आ रहा है अपना जिह्वा, जिह्वा क्या रहा अपना जिह्वा, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो हम जीवा, जीवा में तो हमारे जो जीव बोलते हैं ना, तो जीव की स्थिति के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में देखो पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपोर्टेंट लॉजिक है। लोग बाग स्वर व सिंह तक पढ़ लेते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, आगे नहीं जाते। लेकिन स्वर वाला अगर चैप्टर आपको किसी भी कंपटीशन में दे रखा है, तो उसमें गहराई से और गहराई से आएगा क्वेश्चन। एक देखो मित्रों, नॉर्मल चीजें होती हैं उसको तो सब कोई बच्चे हल करते हैं। 10 लाख में एग्जाम दिया तो नॉर्मल चीजों को तो 9 लाख बच्चे हल करेंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल है। लेकिन सबसे हटके जो दिखेगा उसी का ही सिलेक्शन होता है। आपने देखा है आसमान में करोड़ों तारे चमकते रहते हैं, पर जब सूरज एक निकलता है तो वो सारे तारे क्या हो जाते हैं, सूरज के अंधकार में लोप हो जाते हैं। तो हमें उन तारों की तरह बन के नहीं रहना है, हमको तो केवल एक सूरज की तरह चमकना है और आगे बढ़ना है। ठीक है मित्रों, तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो सबसे आते हैं अपन अग्रस्वर। कौन से स्वर पढ़ाऊंगा मैं आपको? अग्रस्वर। तो देखो अग्रस्वर क्या होते हैं और अग्रस्वर क्या कहते हैं। तो देखो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग, जिन स्वरों को जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता हो, सक्रिय रहता हो, उन्हें कौन से स्वर बोलते हैं अपन? अग्रस्वर कहते हैं। उन्हें हम अग्रस्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग बोलता हो उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। तो देखो मित्रों, अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? एक तो छोटी ई, एक बड़ी ई और एक ए और एक होता है आई। बस इस चीज को हमको कंप्लीटली करके याद रखना है कि भैया जो हमारे अग्रस्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों को बोलने में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय, सक्रिय मतलब होता है क्रियाशील, जो कार्य करता है। सक्रिय कौन होता है? जो कार्य करने वाला। अग्रभाग सक्रिय रहता हो उन्हें हम अग्रस्वर कहा जाता है। तो अग्रस्वरों की संख्या होती है अपनी 4। वो तो पूछ भी लेगा, बताओ भाई अग्रस्वर कितने होते हैं? जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्रस्वरों की संख्या बताइए, या फिर जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्रस्वर है ए, ई, उ या फिर ए, ई, ए, कोई भी इनमें से दे देगा या फिर चारों को देकर पूछ लेगा सभी। तो हमको पता होना चाहिए जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले थे अग्रस्वर। तो देखो अग्रस्वर मैं कहूँगा ई, ई, ए। तो हमारे जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, नोक जीभ की, वो क्या होती है? उठ जाती है इस पर या फिर नीचे जाके रखी हो जाती है, इसलिए इनको जिह्वा का अग्रस्वर वाला भाग, इनको इन वर्णों को कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये तो हमारे जिह्वा का अग्रस्वर वाला भाग होता है। अगला कौन सा आता है? देखो नेक्स्ट आता है
मध्य स्वर। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता हो, उन स्वरों को मध्य स्वर कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। तो देखो मित्रों, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता हो, मतलब जो मध्य भाग क्रियाशील, जो हमारे जीभ का मध्य, ना आगे का ना पीछे का, मध्य भाग कार्य करता हो, तो ऐसे स्वरों को हम मध्य स्वर कहा जाता है। तो देखो मध्य स्वर कौन सा होता है, जैसे ए अनारवाल, केवल मध्य स्वर में एक ही वर्ण आता है और वो होता है हमारा ए। इसको आ नहीं बोलते, ये ए होता है। कई बच्चों को यहाँ आ बोलते हुए देखा है, कई बच्चे इसको मध्य स्वर मान लेते हैं, लेकिन नो, केवल ए इसका मध्य स्वर होता है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता हो, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहा जाता है। और ओटी वाले क्वेश्चन में दे देगा मध्य स्वर कौन सा है, ए ई उ ऋषि, तो हमारा क्या आ जाएगा, मध्य स्वर में ए आ जाएगा। तो ऐसे स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा का मध्य बीच वाला भाग क्रियाशील रहता है, ऐसे स्वरों को ही हम मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, चलो अब अगला देखना, अगला और आता है अपना एक और है पश्च स्वर। एक और अपना आता है, देखो पश्च स्वर। तो इसमें भी हमको सीधे सा लिखना है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग, मतलब पीछे वाला भाग क्रियाशील या फिर सक्रिय रहता हो, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। तो देखो मित्रों, पश्च स्वर, तो देखो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा का पीछे वाला भाग क्रियाशील रहता हो, ऐसे स्वरों को हम पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे देखो, ए के बाद उ, छोटा उ के बाद बड़ा उ, ए उ और उ और ओ और औ और एक आ। तो ये हमारे कौन से स्वर होते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखो पश्च स्वर क्या होता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जो संपूर्ण जीभ होती है बोलने वाली, इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो अगर क्रियाशील रह रहा है, तो ऐसे स्वरों को ही हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। क्रियाशील या फिर सक्रिय, क्रियाशील भी कार्य करते रहना, सक्रिय भी जो कार्य करते रहना। तो ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करते समय या जिनको ध्वनित करते समय या जिनको बोलते समय हमारी जीभ का पश्च भाग क्रियाशील कार्य कर रहा हो, तो ऐसे स्वरों को ही हम कौन से, पश्च स्वर कहा जाता है। और पश्च स्वरों की संख्या 3 और 3 6 होती है, और मध्य स्वरों की संख्या मैंने बताई थी 1 होती है, और इससे पहले अग्र स्वर की संख्या 4 होती है। इन चीजों का हमको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। ठीक है मित्रों, तो ये तो हमारे स्वर होते हैं। तो देखो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर हमने 3 प्रकार के पढ़ लिए हैं। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने अग्र स्वर, फिर पढ़ा था अपन ने दीर्घ स्वर, मध्य स्वर, और फिर पढ़ा था अपन ने अंत्य स्वर।
तो देखो अग्र स्वर में क्या होता है, जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील होता है। मध्य स्वर में क्या होता है, जिह्वा का मध्य का भाग क्रियाशील होता है। और अंत स्वर में क्या होता है, क्रिया का अंत्य वाला स्वर, अंत्य वाला जो वर्ण होता है, जो हमारा जिह्वा का अंत्य वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है, वो क्रियाशील कार्य करता है। ऐसे स्वरों को ही हम अंत्य स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर के नाम से पहचानते हैं। तो देखो मित्रों, जो हमारे अग्र स्वर उनकी संख्या 4 होती है, जो हमारे मध्य स्वर उनकी संख्या 1 होती है और अंत स्वर उनकी संख्या हमारी 6 होती है। टोटल 6 4 10 और 1 कितना हो गए हमारे स्वर, 11 हो गए। और मैंने 11 ही आपको बताया था। तो पहले स्वरों को हमने ध्वनि के आधार पर पढ़ रहे थे। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ पर हमने स्वरों को डिटेल से पढ़ा है, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और अंत स्वर। ठीक है मित्रों, आगे भी इसके बारे में नेक्स्ट आप देख रहिए। अब आगे पढ़ेंगे जो हम मुख आकृति के आधार पर पढ़ेंगे। एक इसके बारे में और आता है मुख आकृति, मतलब कोई भी बात को बोलते समय हमारे जो मुख का एक एक्सप्रेशन होता है, मुख आधा खुलता है या पूरा खुलता है या बिल्कुल भी नहीं खुलता है, तो उसके आधार पर भी स्वरों के प्रकार होते हैं। पर हम स्वरों के चाहे कितने ही प्रकार पढ़ लें, 11 ही स्वरों को यहाँ पर हम हमेशा के लिए पढ़ते रहेंगे। तो इसके बाद आगे मुख आकृति के आधार पर स्वरों को मैं पढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा सा हम चलेंगे व्यंजन की ओर। बट मैं चाहता हूँ क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ें, हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान ग्रहण करें, क्योंकि बूंद बूंद से हमारा एक दिन घड़ा भर जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मैं आपको स्वर करा दूं, फिर आपको व्यंजन करा दिया, फिर आगे संधि पढ़ाऊंगा। नो, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको भी ये अच्छी तरह से समझ में आता चले और मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प रहे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपके लिए। और नेक्स्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आप हमारी वीडियो को नेक्स्ट आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमारी हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। और बस थोड़ा सा आपका आशीर्वाद और आपके प्यार की हमको ज़रूरत है। और आप भी कमेंट बॉक्स में हमको ये बता सकते हैं कि हमको हमारी जो वीडियो आपको कैसी लगी और अधिक कैसी मेहनत हमको करने की इसके अंतर्गत जरूरत है। तो हम बिल्कुल भी जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो खाली पड़ा हुआ है, आप उसमें अपनी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आप आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।